सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सुमैया रिजवान प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। महंगाई बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई में वज़ीर आज़म ने आवाम को 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिसमें 5 अरब की सब्सिडी रमज़ान के महीने में दी जाएगी। अशिया खुर्दनोश कितनी कम होंगी इस पर हम ज़रा बात तो करेंगे, लेकिन ज़रा मैं आपको बता दूँ नाजरीन कि जो अशिया खुर्दनोश हैं वो हैं क्या। दूध में है पानी, शहद में है शीरा, घी में है केमिकल, हल्दी में है मसनूई रंग, सुर्ख मिर्च में है ईंटों का भूरा, काली मिर्च में पपीते के दाने, जूस में जाली रंग और फ्लेवर्स, चाय की पत्ती में चने के छिलके, सब्जियों और फलों में रंगों इंजेक्शन का इस्तेमाल, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों के इस्तेमाल की अशिया में जहरीले मटीरियल्स, गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए टीकों का इस्तेमाल, भैंस का दूध बढ़ाने के लिए टीकों का इस्तेमाल, मिनरल वाटर के नाम पर धोखा, जाली साबुन, जाली वॉशिंग पाउडर, जाली शैम्पू, मगर सब के सब ओरिजिनल टैक्स के साथ। 2 नंबर अद्वियात असली पैकिंग में दस्तयाब हैं। अस्पतालों में जाली डॉक्टर्स, नाप तोल में कमी की ये सिफात हमारे मुआशरे के बाजारों में मिलने वाली है अशिया खुर्दनोश और खिदमात की, जिसके पीछे क्या अमीर क्या गरीब सब पागल हो गए हैं। और ये सब कुछ जानते बूझते सबकी नजरों के सामने ये हो रहा है। और एक बेसिमत हुजूम, एक ऐसा रेवर जो 7 अशरों में भी अपनी दुरुस्त सिमत का तयन ना कर सका हो, उन तमाम का मलबा हुक्मरानों पर डालता है। और हैरत ज़दा और हैरत कदा होने के बजाय, खुद को ठीक करने के बजाय ये तवक्को कर रहा है कि मुआशरा खुद ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। बात करते हैं उन हुक्मरानों की जो ये सब कुछ ठीक करने के दावे करते हैं, आवाम से वोट मांगते हैं और फिर वही होता चला जाता है जो अब तक होता चला आया है। करप्शन वहीं की वहीं है, लूटमार वहीं की वहीं है, धोखाधड़ी, झूठे वादे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और आवाम के बुनियादी मसाइल से अनजान। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जबकि हुक्मरान मुआशी दर्ज दे रहे हैं। तो आज तरह प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। और आज भी अब्दुल हफीज शेख साहब जो कि आए, उन्होंने पार्लियामान को रौनक बख्शी और उन्होंने आजकल की जो मईशत के खदोकाल हैं उस पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिए और उन्होंने बताया कि IMF के पास हम क्यों गए और उसकी क्या वजह थी। पहले मैं चाहूंगी कि आपको सुनवा दूं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर बात करेंगे। 95 अरब डॉलर का लोन, 5000 अरब रुपए देने अगले 2 साल में। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा 20 अरब डॉलर सालाना। रिजर्व्स नोज डाइव और फिस्कल डेफिसिट अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। हमने तकरीबन 8 अरब डॉलर जो हैं बायलैटरल असिस्टेंस हासिल की। जो हम तेल खरीदते हैं डॉलर्स में, उसके लिए हमने डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी हासिल की। IMF के पास जाने में जो फ़ायदा हुआ वो मैं आपको शेयर कर दूँ। उससे जो 6 अरब डॉलर की हमने फाइनेंसिंग की वो आसान शर्तों पे। उसका एक जो डायरेक्ट फ़ायदा हुआ कि जो दूसरे ममालिक थे, बैनुल अक़वामी अदारे थे, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में दुनिया को एतमाद बढ़ा। डॉलर्स झोंकने पड़ते हैं, डॉलर्स को फूका जाता है। जनाब स्पीकर, डॉलर्स फूके गए। जो हुकूमती डॉलर्स थे वो आधे से भी कम हो गए। तो 2008 में जब हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई और 2013 में जो हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई। तो ये जेब नहीं देता कि वो लोग जो खुद जा चुके हों दूसरे को उसी चीज़ पे तनकीद कर। IMF कोई भी खुशी से नहीं जाता, चाहे वो पिछली हुकूमतें हों या मौजूदा। हालात मजबूर करते हैं। हालात मजबूर करते हैं। IMF कोई खुशी से नहीं जाता, चाहे वो आज की हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो। लेकिन जाहिर है अभी जो मईशत का हाल तबाह हाल है उसके लिए 15 अरब रुपए की सब्सिडी क्या करेगी। जैसे ही सब्सिडी दी गई, फॉरेन यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें थी उनकी कीमतें बढ़ गईं। जी हाँ, कम होने की बजाय बढ़ गईं। चाहे वो अशिया खुर्दनोश हो, सब्जियां हो, फल हो, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपको बता दूं ज़रा मैं कि वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी और घी है उसको अब महंगा करने की मंजूरी दे दी है। और जो चीनी की और जो घी की कीमत है, काबीना ने चीनी 2 रुपये और घी
₹5 फी किलो महंगा करने की नाजरीन ये मंजूरी दे दी है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत भी बढ़ गई और घी की कीमत भी बढ़ गई है। काबीना ने चीनी की कीमत ₹68 से बढ़ाकर अब ₹70 फी किलो करने की मंजूरी दे दी है। घी की कीमत अब ₹170 से बढ़ाकर ₹175 फी किलो मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। जो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि चीनी और घी की कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो चंद रोज़ में ही कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अब चीनी की कीमत ₹68 फी किलो और घी की कीमत ₹170 फी किलो मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे की थैले की कीमत ₹800 बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही ₹7 अरब का रिलीफ पैकेज दे रखा है। अब इस पैकेज के तहत 5 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है, जिनमें चीनी, घी, आटा, दालें और चावल शामिल हैं। अब जरा हम कुछ बात करें उन यूटिलिटी स्टोर्स की, तो तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर कराची, जिसमें 90 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं और अगर हम एक तखमीना लगाएं तो 20,000 दुकानें हैं। अब इन पर सब कुछ ये होगा कैसे, ज़रा इस पर बात करते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। जमशेद इकबाल चीमा साहब में ज्वाइन करें। चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हुकूमती भी हम मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। लगारी साहब, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने भी दिए और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़ाहिर आप भी जानते हैं। ये जो सब्सिडी दी गई और उसके बाद जो ये अब महंगी हुई हैं अशिया, और मैंने बता भी दिया नाज़रीन को कि 90 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, 20,000 दुकानें हैं। एक आम शख्स जो है वो ये तरजीह देता है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स तक तो क्या जाए, घर की जो करीब दुकान है वहाँ से ले ले। वहाँ जो कीमतों का तयन करना है वो किसने करना है, और ये जो एक रिलीफ है, ये रिलीफ कितना रिलीफ पहुँचाएगा आम आदमी को? एक दो चीज़ें तो पहले वादे हो जाएं जो जनाब मुशीर ख़जाना ने किया। मुझे नहीं मालूम है कि एक एलियन जो है वो कैसे असम्बली में गए, ये शायद चीमा साहब बता सकें, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ऐवान के अंदर सिर्फ मुंतखब अरकान या वो आ सकते हैं जिनको बाकायदा दावत देकर बुलाया जाए। अब वो चाहे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर किसी को अगर दावत देकर, बैरून मुल्क से सरबराह आते हैं वो आकर खिताब करते हैं। और इसी तरह से मुल्क में किसी को अगर कोई ब्रीफिंग देनी हो तो बुला सकते हैं और उनको आकर कह सकते हैं कि जनाब आप फलां इशू पर आकर एड्रेस करें। हो सकता है कि ऐवान ने दावत दी हो, लेकिन एलियन जो हुकूमती फंक्शनरी हो उनका ऐवान में आना जो है या ऐवान में दाखिल होकर ख़िताब करना, वो मेरी समझ से बालातर है और कम से कम मैं उसे नहीं समझ सका हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लोग खुशी से नहीं जाते, हालात ले जाते हैं। फिर आखिर में नाम भी बता देते ना हालात क्या होते हैं, हालात का तारुफ क्या है, हालात क्या है। वो हालात होते हैं, उनका एक नाम होता है। उनका नाम होता है शाहिद बरकी, उनका नाम होता है मोहम्मद शुएब, उनका नाम होता है शौकत अज़ीज़, उनका नाम होता है अब्दुल हफीज़ शेख। इस तरह के नाम होते हैं और वो हालात होते हैं जो IMF के पास भी ले जाते हैं और आपको वर्ल्ड बैंक के पास भी ले जाते हैं और उनकी शराइत पर ले जाते हैं। और आपसे क्यों कायम किया गया था 1944 में, IMF को किस लिए कायम किया गया था? इसलिए कि सरमायादार दुनिया 2 बड़ी जंगों और ग्रेट डिप्रेशन के बाद वो संभल नहीं पा रही थी, तो उसने दुनिया भर में कुछ लोगों को हमेशा नीचे रखने ताकि उसके वसाइल जो हैं कुदरती वसाइल उनको बहुत सस्ती कीमतों पर ख़रीद कर और अपनी चीज़ें बहुत महंगी दाम पर देकर, अपनी करेंसी के रेट बहुत ऊपर रख कर और उनकी करेंसी के रेट जो हैं बहुत नीचे रख कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर उनके तमाम वसाइल को अपने पास जरमाल बना रहे। ये वो तरीक़ाकार था जिसकी बुनियाद पर ये IMF का ज़हूर आया था। बहरहाल हम उनके कई मरतबा जा चुके हैं उनकी खिदमत में और अर्ज़ गुजार चुके हैं और वहाँ भी कारिंदे यहाँ के ही बैठे हुए हैं। हर मुल्क के जहाँ जहाँ से भी जो भी बेनिफिशरी बनता है, जो भी दरख्वास्त लेकर जाता है, उस मुल्क का ही आदमी उसको डील करता है। हमें डील भी यही करते हैं बाकर साहब और अब्दुल हफीज़ शेख साहब, और हमारी तरफ से डील भी यही करते हैं। ये होता है एक बात। दूसरी बात तो उन्होंने खुद खोल दी ना कि यूटिलिटी स्टोर्स के बेनिफिशरी की मजमूई तादाद वज़ीर आज़म के मंसूबे के तहत 50 लाख होगी। पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, 22 करोड़ भी कहा जाता है, उसका 2.5% बनता है जो बेनिफिशरी है। तो अब 2.5% बेनिफिशरी, उसमें तो जाहिर है कोहलू में, डेरा बुगटी में
और उसके बाद जनाब सिब्बी में और झलमक्सी में और जामशोरों में, दादू में, कंबर शहदाद कोट में, राजनपुर में और लिया में, बखर में, तलागंग में, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी फायदा पहुंच रहा है। भाई कहाँ कहाँ अपने यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान में हैं, कहाँ पर कितने यूटिलिटी स्टोर हैं और कितने बेनिफिशियरी? तकरीबन 5,500 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो अमीरों के इलाकों में हैं, वहाँ तक गरीब की रसाई कैसे होगी? मैं ये कहता हूँ कि एक हद तक मिडिल क्लास भी अगर बेनिफिशियरी है तो एक गामनर, पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे है। आप 50 लाख लोगों को फायदा दे रहे हैं, बाकी लोगों के साथ क्या होगा? ये तो बड़ा सवाल है। और इसके बारे में तो वही बता सकते हैं जो फायदा दे रहे हैं, सखावत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं हम सखावत कर रहे हैं। 15 अरब रुपए हमने रखे हैं, 10 अरब के अभी बेनिफिट देंगे, फिर 5 अरब का फिर देंगे। कीमतें बढ़ाकर पहले ऐलान कर देते हैं कि कीमतें हम बढ़ा रहे हैं और इस कीमत पर आपको मिलेंगे। कीमतें कम करने की बजाय बढ़ाकर फिर ऐलान होता है आपको रिलीफ देंगे, रिलीफ दे रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हम बात करें उस सब्सिडी की जो कि कल दी गई हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए, और उस पर ही हम बात करें। लेकिन अभी जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया उस पर जो IMF है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और IMF ये कहता है कि अब जो रिलीफ है वो नए प्रोग्राम जो भी हो IMF के, वो बगैर मशवरे से कोई प्रोग्राम ना दिया जाए, किसी किस्म की कोई आसानी देने से पहले IMF को पहले एतमाद मिल जाए। ज़रा उमर आयत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा डिटेल्स ले लेते हैं। उमर, ये बताइएगा, ज़ाहिर IMF से मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमत के, IMF ने इस सब्सिडी पर, इस रिलीफ पैकेज पर क्या कहा है? बिल्कुल जी, IMF ने ये जो रिलीफ पैकेज दिए जाते हैं उस पर ये कहा है कि रिलीफ के जो भी नए प्रोग्राम शुरू किए जाए उस पर IMF से मुशावरत की जाए और IMF की मुशावरत के बगैर जो है वो किसी भी किस्म का कोई जो है वो जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जो सब्सिडीज दी जाती हैं बिजली और गैस की मद में, उस पर भी जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये जो मामलात है और खासतौर पर टैक्सों पर जो छूट दी जाती है उससे उन्होंने कहा कि छुटकारा लाजिम है और कई ऐसी चीजों की निशानदही जो IMF ने की है। आज इस इजलास में हमने ये देखा कि जो मुस्लिम लीग यूनियन से ताल्लुक रखने वाले जो सेनेटर्स और MNAs थे उन्होंने IMF से सवाल किया कि महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है और ये महंगाई शुरू होता है तब होती है। तो उस पर जो जवाब था IMF का वो नहीं आया, जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं था। लेकिन एक जो लाइन उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि महंगाई IMF प्रोग्राम की वजह से नहीं होती बल्कि महंगाई जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से होती है, जो गवर्नमेंट जो है वो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसकी वजह से महंगाई होती है, IMF का कहना है। बहुत शुक्रिया उमर आयात, आपने हमें अपडेट्स दी। जमशेद इकबाल चीमा, क्योंकि मैं आपसे ही गुफ्तगू कर रही थी और आप जवाब भी दे रहे थे, मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ अपने सवाल में। जो सवाल मैंने आपसे किया था आप फिर जवाब दे दीजिएगा। ये महकमा शुमारियात ये कहता है कि इस साल के जो पहला महीना है उसमें अफराते ज़र तकरीबन 14% बढ़ी, खाने पीने की अशिया की कीमतें 25% बढ़ी, जो कि 9 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। ये महंगाई की सूरत हाल में 15 अरब रुपए की सब्सिडी क्या कर लेगी? देखिए, ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी आप कह लें, पहली बात तो ये कि महंगाई का जो बढ़ना है डेफिनेटली ये कोई खुशी वाली बात तो है नहीं, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो सब्सिडी है, सब्सिडी को थोड़ा सा आप कह लें टारगेटेड होती है हमेशा। ये आप 22 करोड़ लोगों पे इसको तकसीम ना करें, आप इसको सब्सिडी को इस तरह लें कि सब्सिडी का जो टारगेट है वो जो 35% लोग शहरों में रहते हैं, क्योंकि फूड आप कह लें सेल्फ सफिशिएंट होते हैं देहातों में। लोग जो हैं देहातों के लोग सिर्फ घी खरीदते हैं पार्शली, बाकी कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदते। बाहर से जो ख़रीदने वाले होते हैं शहरी, जो 35% आबादी है आपकी, आलमोस्ट को 7 करोड़ की, उस 7 करोड़ में से जो आप कह लें कि द मोस्ट पुअर लोग हैं, आप कह लें जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो यहाँ पे आलमोस्ट कह लें कोई करोड़ के लगभग लोग ज़रूर हैं, कोई 7 करोड़ में से अराउंड 15% के लगभग वो लोग टारगेट हैं बेसिकली।
वो टारगेट हैं, उनके लिए ही आप कह लें कि ये हेल्थ कार्ड है, उन्हीं के लिए खुराक का कार्ड है, और उन्हीं के लिए आप कह लें एहसास प्रोग्राम है, और उन्हीं के लिए ये सब्सिडी है। ये पाकिस्तान के आप कह लें ना 22 करोड़ लोगों के लिए, ना 7 करोड़ लोगों के लिए। अच्छा चीमा साहब, ये उनके लिए सब्सिडी। एक सवाल और, यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर अशिया सस्ती मिलती हैं, वहाँ से कोई एलीट क्लास का तबका या फिर कोई बड़े जनरल स्टोर का मालिक या वो ऐसा शख्स जिसके पास क़ुव्वत ख़रीद है, वो ज़्यादा तादाद में चीज़ें ले जाता है, और वो चीज़ें वहाँ पर उस आम आदमी जिसका आप जिक्र करें, जिनके लिए इस सब्सिडी है, उन तक ये इसका रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर वो तकसीम का अमल है वो भी तो कितना बेहतर होना चाहिए। ये पूरा जो मैकेनिज्म है जिसको बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो कौन पूरी करेगा? अगर वो तबका जिसके पास रोज़गार ही नहीं है, ख़रीदने के पैसे ही नहीं है, वो कैसे करेगा? देखिए, इसमें जो कोई चीज़ यूटिलिटी स्टोर का और मार्केट का डिफरेंस बढ़ता है, जब भी कीमत का फ़र्क बढ़ जाता है, उस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पे गरीब तबका जो है, जो लाइन में लग सकता है या वेट कर सकता है, वो चला जाता है। ये हमेशा से पुराना फिनामिना है, पुराना होते ही ऐसे है कि जब भी डिफरेंस बढ़ता है तो आम आदमी के जाने की गुंजाइश वहाँ नहीं रहती यूटिलिटी स्टोर में। यूटिलिटी स्टोर पे फिर टारगेटेड सब्सिडी वाले लोग ही जाते हैं, दूसरे आदमी की कैपेसिटी नहीं बनती और जाना उसका काम हो जाता है। सो आप कह लें कि यहाँ इस वक्त जो घी सस्ता है, यहाँ पे ये चीनी सस्ती है, मार्केट से ऑलमोस्ट कोई 7-8 रुपए का फ़र्क होगा, घी का फ़र्क होगा, दालों का ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है। आप कह लें कि इस पर आटे का फ़र्क नहीं है। तो सो जब टारगेटेड सब्सिडी होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी तबका अफोर्ड करता है, आप कह रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी है या जिसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे। जी, पॉइंट टेकन सर। मैं आती हूँ आपकी जानिब, जरा ये टारगेटेड सब्सिडी जरा मैं भी जरा डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे मौशूयात हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये अभी आपने गुफ्तगू सुनी, हुकूमती नुमाइंदे हैं चीमा साहब, वो कह रहे हैं ये सब्सिडी जो हमने 15 अरब रुपए की दी है, ये टारगेटेड सब्सिडी है। सर, ये जो महंगाई की शरह मैंने बताई है 9 सालों में सबसे ज़्यादा है, ये सब्सिडी कितना रिलीफ फराहम कर लेगी एक आदमी को? नहीं, ये ज़रा देखें कि मैंने बहुत डील किया जब मैं मिनिस्ट्री में था, मिनिस्ट्री फाइनेंस में, तो यूटिलिटी स्टोर से बहुत डील किया था। और रज़ाक दाऊद साहब आज मौजूद हैं, उन्होंने मुशर्रफ साहब को कहा था कि ख़त्म करें इस इदारे को, तो हम तो बिल्कुल उसके ख़त्म के करीब पहुंच चुके थे। फिर उस वक्त यही चीनी विनी का जब क्राइसिस हुआ तो फिर अच्छा भी फिर यूटिलिटी स्टोर याद आ गया। उसके बाद से भी अभी तकरीबन 4000 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं, इफ माय नंबर इज करेक्ट। ये पूरे मुल्क में तकरीबन 5500 यूटिलिटी स्टोर्स हैं। इसमें बहुत सारे बंद भी पड़ गए हैं, क्योंकि ये इनको भी बहुत मतलब ये कुछ डिसफंक्शनल हैं, कुछ बंद पड़े हुए थे, कुछ चल भी रहे थे। उसमें होता ये है कि जो मेरा मुशाहदा है कि एक तो ये है कि बहुत 1% से भी कम, यानी कि 4 लाख, इस तरीके से देखें कि 4 लाख आपके रिटेल शॉप्स हैं पाकिस्तान में, जहाँ से ये सारी चीज़ें जो ग्रॉसरी जिसको हम कहते हैं लोग खरीदते हैं। तो अगर ये 4 लाख के करीब है तो ये 1% है। हाउ कैन वन ऑफ द प्लेस विल मेक सो मच डिफरेंस? उसमें होता ये है कि मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, हमारे जो मेहमान हैं बड़े मौजूद हैं मेरे लिए, ये जो जहाँ पर दुकान है ना, ये जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर होगा उसके आसपास बहुत सारे जो दुकानें होती हैं ना, चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। सही, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ यह है कि वो गरीब जो प्राइम मिनिस्टर के जहन में है, जो वाकई परेशान है, तंग है, वो कहाँ से आएगा इतनी दूर सफ़र करके यूटिलिटी स्टोर में? रूरल एरियाज में बहुत कम मिलेंगे आपको। पाकिस्तान में अगर गुर्बत है तो ज़्यादातर तो रूरल एरियाज में है ना। हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में पॉवर्टी इज अ रूरल फिनोमेना, तो रूरल एरियाज में तो बहुत थोड़े हैं, ये तो अर्बन शहरों में है। और इवन अर्बन पुअर जो होंगे उनके लिए पहुंचना मुश्किल होगा। तो अब ये जो चीज़ आया ना, ये एक नी जर्क रिएक्शन है गवर्नमेंट का। हम ये सारी चीज़ें पहले से ही भी बताते रहे थे, बार बार मैं कहता रहा कि सर देखें, ये आपकी इकोनॉमिक टीम आपको मिसगाइड कर रही है। अच्छा। आपको पूरी बातें नहीं बताती, वो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट उसी पे फंसे हुए रहते हैं। जिस तरीके से हमने डेफिसिट को काबू में की है, उसी ने तो ये सारी चीजें क्रिएट कर दी। ये प्रॉब्लम नहीं था लोगों ने, जब ये सर पर आ गया और हर तरफ हाहाकार मच गया,
देखिए ना, अब जो हमने इतना, इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। जब 300 रुपए टमाटर बिक रहा था उस वक्त तो गवर्नमेंट को कोई होश ही नहीं आया। जब अब ये 70-75 रुपए पे आ चुका है ऑलरेडी, अब होश आया है। जब चीनी कुछ और कीमत पे जिस वक्त बिक रही थी उस वक्त होश नहीं आया था, अब होश आ रहा। यानी हमने चीज जो की है, एक मेजर, एक तो बहुत थोड़ा है इसका इम्पैक्ट और बहुत देर से की है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि इस साल महंगाई कम हो जाएगी? इन्फ्लेशन को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इस साल? देखें, अभी जैसे ये 14-15% तो अभी तो आपको जो इन्फ्लेशन मिल रहा है और जिसको हम हेडलाइन कहते हैं इन्फ्लेशन, वो 14.6% है, ठीक है ना, जनवरी में। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है, जिस फूड को का इंतजाम ये हुकूमत कर रही है, जिसकी वजह से परेशान है प्राइम मिनिस्टर, ये फूड इन्फ्लेशन 23-24% है। जी बिल्कुल सर, ठीक है। नंबर 2, जो आम जो छोटा गरीब है ना, ये जिसके प्याज, टमाटर, दाल, चीनी, यही चीजें ज्यादा उनके लिए महंगी होती है ना, वो इन्फ्लेशन 78% है। ये इतना जो हाहाकार मचा है, वो क्यों मचा है कि बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़ी हैं। तो ये जो गरीब तबका है ना, इनके मंथली जो बजट है, इसमें 60 से 65% इसके जो मंथली अखराजात हैं वो इसी फूड आइटम्स में हैं, जिसकी कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। इसलिए वो अंडर प्रेशर आ गया है। बिल्कुल सही, आपने बहुत सही पॉइंट्स पर प्रेशर में आया हुआ। सर, आपने बहुत सही पॉइंट्स पर निशानदेही की है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ब्रेक यहाँ पर शामिल करनी है। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे थोड़ी सी और इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आप डॉक्टर अशफाक हसन की बातें सुन रहे थे। ज़ाहिर है वो मुआशी टीम में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हमने मुआशी टीम को भी मशवरे दिए और हुकूमती अरकान को मशवरे दिए कि गलत स्टेप्स ले रहे हैं, ये मत करें, मईशत की तबाही है। लगारी साहब, अभी आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी और आपने अशफाक चीमा साहब की गुफ्तगू भी सुनी। सर, ये टारगेटेड सब्सिडी क्या होती है? क्या आपको कुछ समझ आया? वाकई मैं नहीं समझ सकूँ। मैं इंतहाई माजरत के साथ अपनी कोताह फहमी और कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ। जो चीमा साहब ने कहा है, मैं अभी तक दम बखुद बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान की रूरल सोसाइटी जो है वो ख़ुद कफ़ील है। पाकिस्तान में 65% आबादी देहात में रहती है और उस आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा नाने शबीना को मोहताज है, गुर्बत की लकीर से नीचे है। जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है वो वहाँ रहने पर मजबूर है। जिसके पास 3 बकरियाँ हैं वो कैसे गुजारा करता है? वो क्या करके वो अपना करता होगा? जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, वसीला नहीं है। और पाकिस्तान में ज़मीन लैंड होल्डिंग जो है वो तो फ्यूडल्स के पास है। कितने ख़ानदान हैं जो इस देहात की आबादी को, जो तकरीबन 12 करोड़ 13 करोड़ से ज़्यादा है, क्या 13 करोड़ अवाम में, लोगों में, आम आदमी में ज़मीन तकसीम की गई है कि वो खुद कफील हैं? ज़मीन की लैंड होल्डिंग तो चंद खानदानों में जिनके पास हज़ारों और लाखों एकड़ हैं। एक फ्यूडल लॉर्ड की कज़न मुझे बता रही थी, इस दफ़ा अगर वो कज़न जो था उसका, वो शादीशुदा नहीं था उस वक्त, तो अच्छा। उसने कहा कि इस दफ़ा कम काश्त की है उसने कपास, इस दफ़ा शायद कम पैदावार होगी। मैं समझा बेचारे ने पता नहीं कितनी की होगी, 50 एकड़, 60 एकड़, 100 एकड़। मैंने कहा कितनी? उसने कहा इस दफ़ा उसने सिर्फ 50,000 एकड़ कपास काश्त की है। वो एक फ्यूडल के पास इतनी ज़मीन है कि वो 50,000 एकड़ ख़रीद सकता है, तो उसके आसपास जिसके पास 1 एकड़ भी नहीं है वो कहाँ से गुजारा कर रहा है, कैसे खा रहा है, कहाँ से खा रहा है? इनको तो पता है वो तो खुद कफील है भाई, वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, उसका सब कुछ अपना है, उसका घी भी अपना है। वो तो घी जान लेने के लिए जाता है। घी कहाँ से? अगर उसके पास दूध अपना है तो दूध को बलोए और उसमें से लस्सी अलग कर ले, मक्खन निकाल ले, वो तो उसको मिल जाएगा, घी भी मिल जाएगा, घी मिल जाएगा। घी का तो मसला ही नहीं है अगर ऐसी सूरत हाल। तो जाएं आप बताएं ना कि इस वक्त कोलू में गुर्बत की शरह क्या है।
अब डेरा बुगटी में गुर्बत की शरह क्या है, अवरान में गुर्बत की शरह क्या है, झालमक्सी में गुर्बत की शरह क्या है, सिब्बी में गुर्बत की शरह क्या है, बखर में गुर्बत की शरह क्या है, खुद मियांवाली में वज़ीर आज़म के ज़िले में गुर्बत की शरह क्या है। वहाँ बताएं कितने लोग रोज़ाना कुछ खाए पिए बगैर सोते हैं। खुदा का खौफ करें, आप नहीं लोगों को रिलीफ दे सकते ना दें, लेकिन आप दिल दुखाने वाली बातें तो ना करें, लोगों के जिगर पर तो आप ऐसे ना करें कि आप कहें कि जनाब वहाँ तो लोग खुद कफील हैं, यानी चोलिस्तान के लोग खुद कफील हैं, रोही के लोग खुद कफील हैं, वहाँ पर थल के लोग जो हैं वो खुद कफील हैं, और वहाँ जहाँ गुर्बत ऐसे फैली हुई है जैसे कोई वबा फैली हुई हो, वहाँ के लोग खुद कफील हैं। और जनाब हमें तो टारगेटेड शहर की 35% आबादी में से भी एक मार्जिन लोगों का हमने चुनकर उनको टारगेट करके, और हमने 20 करोड़ की आबादी में से 50 लोगों को आइडेंटिफाई करके 10 अरब का हमने उनको पीरियड दिया है कि वो इससे उनकी वो ख़त्म हो जाएगी भूख और उनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप 10 अरब रुपए दे रहे हैं, 5 अरब रमज़ान में देंगे, और जहाँ से आप खरबों रुपए ले रहे हैं तो वो तो आप उनका पेट भर रहे हैं जिन्होंने आपसे पहले रुपए की कीमत गिराई। हाँ। अब वो आपसे डॉलर मांग रहे हैं और आप डॉलर लें उनको। चीमा साहब ये क्या है सर, ये अगर सब खुद कफील हैं तो फिर ज़रूरत भी क्या थी फिर सब्सिडी देने की? देखिए पहली बात तो ये कि मलगारी साहब कागज़ कलम पकड़ लें, लिख लें क्या है। पाकिस्तान में 14 मिलियन फार्मर है। 14 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख फार्मिंग यूनिट हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 93% लोग हैं जो 12 एकड़ से कम हैं। जो लोग आपके लिए 50 एकड़ से ज़्यादा हैं वो आपके लिए लेस दैन 1% है। ये आज से 10 साल पहले 1.3% थे, आज का लेस दैन 1 आपका लें कि वो हैं। और मुझे किसी फार्मर का नाम बता दें, किसी फार्मर का जिसकी 50,000 एकड़ कपास हो, किसी की 10,000 हो, वो जब उसका नाम बताएं। मेरा ये कारोबार है, मैं एक एक बंदे के खेत को जानता हूँ, सिंध के एक एक बंदे के खेत को मैं जानता हूँ, पंजाब के, बलूचिस्तान के, KPK के। ये मतलब आपके लिए शहर में बैठ के बात कर देना, सुनी सुनी बात कर देना, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह नहीं है। इस तरह मतलब आप बड़े सीनियर लोग जो हैं आवाम को गाइड करें, मतलब आपका काम इंटेलेक्चुअली लोगों को गाइड करना है, ना कि मिस गाइड करना। देखें ये जो आप कह लें कि यूनिट है जो इस वक्त तकरीबन सर अभी लोगों को हम क्या गाइड करें सर, मीडिया क्या करे सर, हम यही कहते रहे 3 करोड़। सुन लेना बीबी, सुन लेना प्लीज, थोड़ी सी बात करें, मुझे बुलाया बात करने प्लीज, मुझे बात करने देना ऐसे। चलो वक्त खत्म, वो खत्म होगा, ठीक है वो खत्म होगा। लेकिन आपके लिए 3 करोड़ 50 लाख एकड़ है और 1 करोड़ 40 लाख फार्मर है। तकरीबन हर बंदे के हिस्से में 2.5 एकड़ आता है, और वो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप जागीरदारी खत्म करें ना, आप लैंड होल्डिंग खत्म करें, ऐलान कर दें कि जनाब लैंड होल्डिंग। जो जागीरदारी कहाँ है? स्वायत्त जरदारी साहब के 1.5 लाख एकड़ के, बाकी किसके पास है? स्वायत्त खुर्शीद शाह के, जरदारी साहब के, मारों के और जितोइयों के अलावा किसके पास ज़मीन है? बता दें मुझे, मुझे बता दें। जितोइयों के अलावा बता दें मुझे। मतलब आपका ही बहुत शुक्रिया। ये बहस है जो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे टॉक शोज हो, लेकिन आवाम को रिलीफ के दावे सिर्फ दावे ही नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।